हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स। और बच्चों आज स्टार्ट होने जा रहा है एक नया चैप्टर नंबर 7th, जिसका नाम है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर का जो नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और आज के इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर है बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का नाम प्रत्यावर्ती धारा रखा है तो क्या और भी धारा होती है? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जब हम किसी सेल से या बैटरी से धारा लेते हैं बच्चों, जैसे कोई बैटरी हो या कोई सेल हो किसी परपथ में, जैसे इस तरीके से ये कोई सर्किट है और हम धारा बैटरी से या किसी सेल से जब धारा लेते हैं, अब वो सेल चाहे प्राथमिक हो या द्वितीयक सेल हो, कोई सा सेल हो बच्चों, उससे हमें जो धारा मिलती है उसका परिमाण नियत होता है। उस करंट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है और दिशा भी एक ही रहती है। और आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाह्य परपथ में नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होती है। तो इसमें एक निश्चित दिशा में ही करंट फ्लो होती है। तो ये करंट जो बच्चों है जिसका मान कांस्टेंट है और दिशा भी नियत है, दिशा भी नहीं बदल रही समय के साथ, ऐसी करंट को, ऐसी धारा को बच्चों हम दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। तो अगर बच्चों हम दिष्ट धारा का ग्राफ अगर खींचें तो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे इस अक्ष पर हम समय ले रहे हैं और इस अक्ष पर हमने करंट ली है, तो समय के साथ इसका मान नहीं बदल रहा है, लगभग नियत ही है। तो चाहे किसी भी टाइम पर देखें धारा कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा आएगा। यानी समय के साथ उस धारा के मान में इतना मान है बच्चों, उस मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ऐसी करंट क्या कहलाएगी? दिष्ट धारा। अब बच्चों हो सकता है तो कैसी करंट बच्चों? ऐसी विद्युत धारा, यहाँ हम लिखें ऐसी धारा जिसका मान और दिशा दोनों ही समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? दिष्ट धारा। मैं लिख नहीं रहा बच्चों, आप सुन लें, आप वीडियो को पॉज करके परिभाषा लिख लेंगे, मैं धीरे धीरे बोल के सुना रहा हूँ। ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं या नहीं बदलते हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। तो सेलों से और बैटरियों से मिलने वाली धारा बच्चों कैसी होती है? दिष्ट धारा होती है। लेकिन हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आ रही है, जो विद्युत धारा हमारे घरों के वायर्स में, परपथों में प्रवाहित हो रही है, घरों के उपकरणों में प्रवाहित हो रही है बच्चों, वो दिष्ट धारा नहीं है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो पहले समझते चलते हैं। तो दिष्ट धारा आपकी समझ में आ गई। तो अब बच्चों ये हो सकता है कि दिशा तो नहीं बदल रही। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, धारा सदैव इसी दिशा में बहेगी, प्लस से माइनस की ओर आती हुई और सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाती हुई। तो ये है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट में भी बच्चों एक बात आ सकती है कि जैसे मैं अभी दिष्ट धारा लिख दूं बच्चों, जिसको समझा सकूँगा। तो बच्चों मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है कि ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों ही समय के साथ नहीं बदलते, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी डीसी कहलाती है। अब बच्चों एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दिशा तो नहीं बदल रही, दिशा तो एक ही है, मान लो निश्चित है, दिशा नहीं बदल रही, लेकिन उसकी जो वैल्यू है करंट की, अगर वो समय के साथ बदल रही हो, तब बच्चों ग्राफ कैसे आएगा? जैसे मैं ये बताता हूँ। जैसे इस एक्सिस पर हमने समय लिया, इस एक्सिस पर हमने करंट की वैल्यू ली, तो करंट अब इस तरीके से है बच्चों। समझ रहे हैं?
मान लो ये सिचुएशन है, देखिए यहाँ करंट जीरो है, इतने टाइम पर इतनी हो गई, इस टाइम पर इतनी हो गई, इस टाइम पर इतनी हो गई, यहाँ फिर जीरो हो गई, चेंज हो रही है। लेकिन बच्चों ये जो पल्स हमने बनाई हैं, ये जो अर्धचक्र बनाए हैं, ये ऊपर ही बनाए हैं पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ, नीचे हमने कोई नहीं लिया है। इसका मतलब ये धारा घट बढ़ रही है, लेकिन वह एक ही दिशा में रही है, प्लस से माइनस की ही ओर। तो ये भी बच्चों दिष्ट धारा है, लेकिन चूंकि ये बदल रही है इसलिए इसको हम कह देते हैं परिवर्ती दिष्ट धारा। कौन सी धारा कह देते हैं? परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा दैट इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट, यहाँ लिख दूं, या बेरिंग डायरेक्ट करंट। अब बच्चों यहाँ पर क्या था कि शून्य हुई, लेकिन शून्य के तुरंत बाद फिर बढ़ना शुरू हो गई। इसमें लगातार घट बढ़ रही है। तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है बच्चों, इस एक्सिस पर टाइम और इधर लिया मैंने करंट, कि धारा बहती है लेकिन कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद रहती है, प्रवाहित होना बंद हो जाती है, और फिर ऐसे फिर कुछ समय के लिए रुक गई, यानी रुक रुक कर बहती है। यदि करंट बह तो एक ही दिशा में रही है, लेकिन रुक रुक कर, यहाँ इतने टाइम के लिए रुक गई बच्चों, यहाँ इतने टाइम के लिए रुक गई, तो इसको अंतरायिक धारा कहते हैं बच्चों, अंतरायिक धारा, यानी बीच में, यानी इंटरमिटेंट करंट। क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट करंट। तो बच्चों ये रहा दिष्ट धारा के बारे में। तो सीधी सी बात कि दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है, मेन बात ये है बच्चों। उसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो भी सकता है, नियत भी हो सकता है। तो प्योर डीसी तो ये होगी जो कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल। डीसी ये भी है, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है बच्चों। इसमें एसी करंट के भी कंपोनेंट्स, फैक्टर्स इसमें मौजूद हैं। तो प्योर डीसी यानी डायरेक्ट करंट, प्योर डायरेक्ट करंट वो होती है जिसकी दिशा और मान दोनों ही समय के साथ नहीं बदलें। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा को। देखो सीधे सीधे प्रत्यावर्ती धारा नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के अलावा कैसी धारा होती है वो भी पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना फिर प्रत्यावर्ती धारा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। भाई प्रकाश का अस्तित्व तभी है जब अंधेरा है, जब हम अंधेरे को देखते हैं तभी हम प्रकाश को समझ पाते हैं। तो चलिए अब चलेंगे प्रत्यावर्ती धारा पर। तो यहाँ अब बच्चों क्या होगा कि ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते हैं, यहाँ नहीं बदलते थे, यहाँ नहीं शब्द हट जाएगा, तो वो बन जाएगी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ये ग्राफ में अभी हटा नहीं रहा हूँ, चलो फिर बना लूँगा, जरूरत पड़ेगी तब। तो ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं। बदलते तो हैं लेकिन दिशा भी बदलेगी और समय भी बदलेगा आवर्ती रूप में। चलो उसको दोबारा लिख देंगे फिर, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर मैं इसे हटाता हूँ। हाँ तो बच्चों अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी इसको पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको कह देते हैं बच्चों एसी। तो नाम से पता चल रहा है प्रत्यावर्ती यानी आवर्ती शब्द आ रहा है। तो अभी बच्चों मैंने बताया था कि दिष्ट धारा में समय के साथ न तो मान बदलता है यानी उसका परिमाण नहीं बदलता और न दिशा बदलती है, लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा, मान भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी, और एक आवर्ती रूप से एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीटेशन में अपने आप को पुनरावृत्ति भी होगी उसकी उसी तरीके से।
तो जैसे उसका अगर हम ग्राफ देखें तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ाया था। उस समय यानी पिछले चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, यानी इससे पिछला जो लेक्चर है, हमने उसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बताया था और ये बताया था कि उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। चलो आज इस चैप्टर में भी उसकी हम चर्चा कर देंगे। मान लो जिसने पिछला लेक्चर न देख पाया हो तो फिर यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये कैसे आया, क्यों, ये अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन में आएगा। तो ऐसी धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों ही आवर्ती रूप से बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ। ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा या मान तथा दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं, एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलते हैं, क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। परिभाषा आपको बुक में मिल जाएगी बच्चों, अभी मैंने समझा दी है, अब लिख नहीं रहा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, ऐसे चलता जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो देखें ये एक साइकिल होती है, ये अर्धचक्र हैं, दो अर्धचक्र मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट साइकिल। इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, टर्मिनल नहीं, इसके मान को हम धनात्मक और इसके मान को ऋणात्मक मान देंगे। यानी ये अर्धचक्र नेगेटिव माना जाता है, ऊपर का पॉजिटिव, ये ऊपर के क्वाड्रेंट में है, ये नीचे के क्वाड्रेंट में है। इसके नीचे आने का मतलब ये है कि अब धारा की दिशा बच्चों बदल गई, ठीक है ना, अब धारा की दिशा बदल गई। पहले मान लो ऐसे बह रही थी तो ये थी, अब यहाँ से यहाँ तक के समय का अंतर आया तो अब इस इधर बहने लगी, तो इसकी दिशा लगातार बदल रही है बच्चों। एक निश्चित टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद बदल गई, फिर उतने ही टाइम के बाद फिर बदल गई, फिर उतने ही टाइम के बाद फिर बदल गई दिशा। और मान भी देखिए बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम हो गए फिर घटने लगे, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम हो गया फिर घटने लगा। तो ये कौन सी धारा है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। अब ये न सोचें बच्चों कि इसी आकृति की होगी वही प्रत्यावर्ती धारा होगी। प्रत्यावर्ती धारा बच्चों ये साइन वेव हो गई। साइन का आप जब साइनसोडियल वेव कहेंगे इसको, जब ज्यावक्रीय हो गई, जब आप साइन का ग्राफ खींचते हैं साइन फंक्शन का मैथमेटिक्स में, तो यही शेप आती है। और ये यहाँ तक का टाइम एक आवर्तकाल होता है टी, ये आधे साइकिल का है तो हाफ हो गया, ये चौथाई हो गया, ये 3/4 हो गया, 3t/4, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड तो ये कहलाता है, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में लिया गया जो टाइम है बच्चों, वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। टी क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और एक चीज होती है आवृत्ति। तो आवर्तकाल तो हुआ बच्चों एक चक्र के पूर्ण होने में लिया गया समय, और आवृत्ति होती है एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं, कितने चक्र धारा के कंप्लीट हो जाते हैं, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और आवृत्ति को बच्चों हम साइकिल पर सेकंड में नापते हैं, साइकिल पर सेकंड में, ठीक है, यानी साइकिल पर सेकंड में, या उसको हम हर्ट्ज भी कह देते हैं। आवृत्ति का मात्रक चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज, हर्ट्ज को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, वैज्ञानिक के नाम पर यह नाम रखा गया है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज भी आवृत्ति का मात्रक है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सेकंड में करंट के ये यहाँ तक आ जाती, इतनी करंट फ्लो हो जाती है एक सेकंड में, तो उस करंट की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बच्चों 2 हुई, क्योंकि उसने 2 चक्र पूर्ण किए। ऐसे ही 3 चक्र पूर्ण कर लेती तो 3 हर्ट्ज हो जाती आवृत्ति। तो बच्चों जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, ये याद रखेंगे। हमारे घरों में का अर्थ है बच्चों पूरे इंडिया में जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है बच्चों। भिन्न भिन्न देशों में ये आवृत्ति भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज आवृत्ति का उत्पादन, आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है बच्चों। तो देखें
कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये 50 हर्ट्ज आवृत्ति हुई तो 1 सेकंड में ऐसे 50 चक्र पूरे हो गए बच्चों, और एक चक्र में धारा एक बार एक दिशा में बहती है और एक बार दूसरी दिशा में। तो हमारे घरों में, हमारी ऑफिसों में, हमारे कार्यालय में, हमारे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़, मतलब जहाँ भी विद्युत धारा है उस विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो किसी सर्किट में जब धारा बहती है तो 1 सेकंड में उस सर्किट में धारा 50 बार इधर जाती है और 50 बार इस दिशा में बहती है। तो लगातार बदल रही है बच्चों दिशा, तो मान भी बदल रहा है। 2 बार अधिकतम हुआ है बच्चों यहाँ और यहाँ एक साइकिल में, और 2 बार शून्य हुआ है, 2 बार मिनिमम हुआ है। तो इसीलिए जो 1 सेकंड में धारा 100 बार शून्य होगी और 100 बार अधिकतम होगी। इसलिए अगर हमारे घर में कोई तंतु वाला बल्ब लगा है तो वो 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है बच्चों और 100 बार बुझ रहा है। लेकिन हमें लगातार जलता हुआ दिखता है क्योंकि ये इंटरवल इतना कम हो गया, ये घटना का समय अंतराल बहुत कम हो गया बच्चों। 100 बार जलना, 100 बार बुझना, तो एक जलने और बुझने में 1/100 सेकंड का अंतर आया। तो इतना कम समय अंतराल हमारी आंख जज नहीं कर पाती है, इतने कम अंतर को अलग अलग नहीं देख पाती है। इसलिए हमें लगता है कि वो बल्ब लगातार जल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, क्योंकि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो चलिए, आपने आवृत्ति सीखी, इसका आवर्तकाल सीखा, क्योंकि आगे इन टर्म्स की चर्चा हुआ करेगी, एक आयाम भी पढ़ेंगे। तो अब हम ये पढ़ते हैं बच्चों कि ये प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कैसे हुई। हालांकि इस टॉपिक को मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम आज फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि जब किसी कुंडली को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने से वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि कुंडली एक निश्चित वेग से घूम रही है, इसलिए उसके घूमने के कारण एक निश्चित क्रम में ही फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए एक निश्चित क्रम में ही जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो भी एक निश्चित क्रम में बदलेगा। कि 2 सेकंड में मैक्सिमम हो गया, 2 सेकंड में न्यूनतम हो गया, फिर 2 सेकंड में मैक्सिमम हो गया, तो फिर अगले 2 सेकंड में फिर न्यूनतम हो जाएगा। इस तरीके से एक निश्चित क्रम से, एक उदाहरण के लिए बताया, 2 सेकंड की बात, मतलब 2 सेकंड को मत पकड़ लेना। तो कैसे उत्पन्न होगी, तो हमने सिद्धांत आपको बताया बच्चों। जैसे एक ये मैग्नेट के पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और यहाँ हम बच्चों किसी कुंडली को घुमाएं। जनरेटर में भी तो यही बताया था, अब पूरा जनरेटर नहीं पढ़ा रहे। इस कुंडली का तल पर खींचा गया लंब क्षेत्र से जो कोण बनाता है वही थीटा होता है। क्षेत्र इधर है बच्चों, ठीक है ना। तो इससे परिबद्ध फ्लक्स कितना होगा। अगर ये n लूप की कुंडली है, यहाँ मैंने एक लूप दिखाया है बच्चों। अगर इस कुंडली में कितने लूप हैं, n, तो एक लूप से जो फ्लक्स उत्पन्न होगा फाई बराबर कितना होगा बच्चों, BA cos थीटा। तो जब ये घूमेगी तो फाई चेंज होगा बच्चों, समय के साथ थीटा बदलेगा तो फाई बदलेगा। तो उसके बदलने की दर निकालते हैं, अवकलन करते हैं। d∅/dt बराबर कितना आया बच्चों, -BA sin थीटा एंड d∅/dt। ये क्या हो गया बच्चों, ओमेगा, उसकी कोणीय आवृत्ति हो गई। जिस आवृत्ति से ये कोयल घूम रही है उसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा। तो d∅/dt बराबर -BA, और ये हो गया ओमेगा, तो यहाँ लिख दिया, और साइन थीटा। तो अब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसका मान कितना होगा बच्चों, -N d∅/dt। ये d∅/dt की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, NBA ओमेगा साइन थीटा। अब यहाँ देखें, ये इक्वेशन आई हमारे पास, और साइन थीटा का मान बच्चों बदलता है
वो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है +1 से लेकर -1 तक पीरियडिकली चेंज होती रहती है, +1 से -1 तक। तो +1 से -1 तक होगा तो ये जो विद्युत वाहक बल है +NBA ओमेगा से लेकर -NBA ओमेगा तक चेंज होगा, इसी के बीच बदलता रहेगा बच्चों। अब यहाँ देखें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब देखो थीटा 0 होगा। इस इक्वेशन से जब थीटा 0 होगा उस समय E 0 आएगा बच्चों, शून्य हो गया E, तो थीटा बदल रहा है, E का मान बदल रहा है, यानी E का मान बदल रहा है बच्चों। तो देखो वहीं उसी परिभाषा में प्रत्यावर्ती धारा में हमने यही तो बताया था कि मान बदलता है, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। आप कहेंगे सर धारा की बात कर रहे हैं, तो इसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को जब परपथ में लगाएंगे तो उससे भी तो प्रेरित धारा बहेगी बच्चों, वो भी आवर्ती रूप से इसी हिसाब से बदलेगी। तो थीटा इक्वल्स टू 0 तो E 0, थीटा इक्वल्स टू 90 पर वैल्यू +1 होती है तो उस समय E का मान मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा NBA ओमेगा। इसी को बच्चों हम महत्तम मान या आयाम कह देते हैं या शिखर मान कह देते हैं। E नोट आया, ये जो महत्तम मान है E नोट वो कितना आ गया बच्चों NBA ओमेगा। यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, यानी E मैक्सिमम है ये। इसी को हम क्या क्या नाम दे देते हैं बच्चों, या तो आयाम कह लें, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का आयाम यानी एम्पलीट्यूड, या शिखर मान कह लें, यानी पीक वैल्यू। आयाम कह लें, शिखर मान कह लें, महत्तम मान कह लें, मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। तो बच्चों इस वैल्यू की जगह हम E नॉट यहाँ लिख सकते हैं। तो E बराबर हमारी इक्वेशन की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और बच्चों थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इस इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो अभी जो मैंने चित्र बनाया था वही आएगा। तो डिफरेंट टाइम पर E का मान डिफरेंट होगा और दिशा भी बदल जाया करेगी। अब जैसे ही हम पहुँचेंगे कहना चाहिए 3π/4 पर, तो 3π/4 की वैल्यू -1 आएगी तो -E नॉट हो जाएगा, यानी अब दिशा बदल गई। तो ग्राफ बच्चों इसका अभी मैंने बताया था ऐसा ही आएगा इस तरीके से, ये वैल्यू प्लस की E नॉट, ये वैल्यू माइनस की E नॉट, ये प्लस का E नॉट, ये वैल्यू पीक वैल्यू। आयाम ये है बच्चों, जो महत्तम मान है यही उसका क्या है आयाम, +E नॉट और -E नॉट, इन्हीं के बीच में मान 0 से और इन्हीं के बीच में चेंज होता रहेगा समय के साथ। इसका ग्राफ इसी तरीके से आएगा। तो बच्चों ये क्या हुआ, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। इस प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को आप जिस परपथ में लगाएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब आगे चलेंगे। तो बच्चों अभी हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक निकाला, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ऑल्टरनेटिंग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में संक्षेप में लिख देता हूँ EMF। इसकी इक्वेशन बच्चों क्या निकाली, इसकी इक्वेशन E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये E नॉट अभी मैंने लिख ही दिया था बच्चों, शिखर मान है या आयाम है, पीक वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों जब ये विद्युत वाहक बल किसी सर्किट के सिरों पर लगाया जाएगा, किसी परपथ में लगाया जाएगा, तो परपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे हम प्रत्यावर्ती विभव कहेंगे। तो उसकी इक्वेशन यानी प्रत्यावर्ती विभव शॉर्ट में लिख दें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बच्चों वो भी इसी शेप का आएगा, तो V = V नॉट साइन ओमेगा टी।
तो इसका ग्राफ भी इसी शेप का आएगा बच्चों। देखें ये प्लस बी नॉट होगा, ये धारा ये वोल्टेज की डायरेक्शन पलट गई, पोलैरिटी पलट गई, तो ये माइनस वी नॉट हो गया। ईएमएफ में ये वैल्यू ई की थी बच्चों, यही तो था, ये प्लस ई नॉट था, ये माइनस ई नॉट था। तो ये प्रत्यावर्ती विभव का यानी एसी वोल्टेज का क्या हो गया बच्चों, पीक वैल्यू, शिखर मान या आयाम, वो वही रहेंगे उसी तरीके से। अब इस वोल्टेज से उस परपथ में जो धारा बहेगी उसे प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो बच्चों हम कभी कभी कैसे कह देते हैं कि ये डीसी करंट है, भाई करंट को दो बार कह दिया हमने, भाई डीसी में करंट ऑलरेडी है, डायरेक्ट करंट, और हम कह देते हैं ये डीसी करंट है, ये एसी करंट है। तो ये हम एक उसका गलत उपयोग, शब्दों का गलत उपयोग कर रहे हैं बच्चों। एसी कहना ही पर्याप्त है। हम ये लिखें एसी करंट, उसका क्या मतलब रह गया, उसके फुल फॉर्म करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे नहीं कहेंगे एसी करंट, कि ये एसी करंट है सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब आप फुल फॉर्म इसको करोगे तो ऑल्टरनेटिंग सी फॉर करंट और फिर ये करंट, दो बार हो गई ना बात बच्चों, तो अजीब सा नहीं हो गया। तो इस तरीके से ना बोलें, केवल डीसी और एसी ही बोलें। लेकिन अक्सर बच्चों मेरे मुंह से भी निकल जाएगा ऐसा, तो मैं अपनी गलती को पहले ही बता देता हूं कि ये गलत है। लेकिन कभी कभी मैं भी गलत बोल सकता हूं, हो सकता है कभी मैं ये कह दूं एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज यानी वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये थोड़ी कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा विभव। लेकिन आम चलन में हम बोल जाते हैं बच्चों, लेकिन सही हकीकत क्या है वो मैंने आपको यहाँ बताई है केवल। तो बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट यानी जो धारा बहेगी इस ईएमएफ के कारण, उसकी शेप भी ऐसी ही होगी। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हो गया, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, टी टाइम है, सब में सेम है सिचुएशन। तो बच्चों ये रहे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कैसे जनरेट हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये अभी हमने ड्राइव भी करके दिखा दिया था आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। तो बच्चों फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत एक नया क्रांतिकारी सिद्धांत था, उसकी वजह से बच्चों आपका जीवन आज बहुत आगे बढ़ चुका है, आप बहुत विकसित हो चुके हैं और हमारी साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी ने भी बहुत उन्नति की है बच्चों फैराडे के सिद्धांत की वजह से। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलें। बच्चों आपने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ लगातार निरंतर बदल रहा था। तो किस समय कितना मान है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसकी, उसका क्षणिक मान होगा। लेकिन अब हम जनरल बात करें तो बच्चों हमें उसका एवरेज लेना होगा। हम ये कहें कि ये इसमें कितनी एसी फ्लो हो रही है। जैसे हम डायरेक्ट करंट में तो कह देते हैं जब सेल से धारा बह रही होती है कि किस परपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें कितना बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखो बच्चों जीरो भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, किसी समय जीरो होगी, किसी समय मैक्सिमम होगी। तो हमें यहाँ पर एवरेज लेना होगा। जब कोई राशि वेरिएबल होती है तो उसके मान को हम उसके एवरेज से ही दर्शा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कौन सा मान बताएं बच्चों, जैसे जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों इस तरीके से, इसकी एक साइकिल बनाता हूँ मैं, और भी है आगे, ऐसे लगातार बह रही है। तो बच्चों ये एक आवर्तकाल हुआ T, ये आधा T/2, ये यहाँ मैक्सिमम हुई है वैल्यू 3T/4 और ये T/4 इस एक्सिस पर टाइम लिया है। ये मैक्सिमम करंट है बच्चों I0 और ये -I0। तो इस समय
इतनी है, इस समय इतनी है, इस टाइम पर मैक्सिमम है, फिर इस टाइम पर फिर कम हो रही है, इस टाइम पर फिर जीरो हो गई है, तो मैं कितनी वैल्यू बताऊं आपको? नहीं बता सकता ना। कब बता सकता हूं? जब मैं इसका औसत निकाल लूं। अब बच्चों आपने क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम? एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी लिख दूं, ऑल्टरनेटिंग करंट। जल्दी हो जाएगी बच्चों, आपके समय की बचत होगी, समय बहुत कीमती है, अनमोल है। तो देखें बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों पल्स, दोनों साइकिल सेम शेप की हैं, सेम आकार की हैं, तो इतने पोर्शन में जो एवरेज वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, उतनी ही इसमें आएगी लेकिन वो नेगेटिव होगी। फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो शून्य हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एवरेज आ रहा है +5 एम्पियर और इसमें एवरेज आ रहा है -5 एम्पियर, तो पूरे एक चक्कर में एवरेज वैल्यू तो हो गई शून्य, औसत मान। हो गया कि नहीं हो गया? तो हम किस में निकालें? एक हाफ साइकिल में, यानी 0 से लेके T/2 तक, यहाँ से लेके इतने टाइम तक, यानी आधे चक्र में धारा का औसत मान कितना हुआ बच्चों, ये देखना है। यानी हम बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, अर्ध चक्र में। तो बच्चों देखो, अभी आपने ऑल्टरनेटिंग करंट की क्वेश्चन पढ़ी थी, I = I0 sin ωt, ये थी। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि I जो है, I एक टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के बदलने से, t की वैल्यू बदलने से I बदल रहा है। तो बच्चों टाइम के रेस्पेक्ट में हमें एवरेज लेना है। तो मैं एक बात आपको समझा दूं कि किसी भी राशि का, यहाँ धारा से ही मतलब नहीं है, आप चाहे बल का औसत निकाल रहे हैं या वेग का या त्वरण का, किसी का भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका आप औसत निकालना चाहते हैं तो एक सूत्र है, उससे सबके निकल आएंगे बच्चों, जनरल फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, अब ये बल भी हो सकता है, धारा भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, कोई सी राशि हो, इसका हमें औसत निकालना है। कब से कब तक का निकालना है वो बात भी पता होनी चाहिए। मान लो ये टाइम का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है और हमें औसत निकालना है T1 से लेके T2 तक बच्चों, इतने टाइम इंटरवल का औसत निकालना है इस क्वांटिटी का। तो औसत मान को बच्चों x इस तरीके से भी लिख देते हैं, दिस सिंबल रिप्रेजेंट दैट एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ x, या x एवरेज लिख दें, या x m लिख दें, यानी x मीन, या x बार लगा दें। ये सब मीन वैल्यू को बता रहे हैं, एवरेज वैल्यू को बता रहे हैं, माध्य मान को बता रहे हैं, औसत मान को बता रहे हैं। तो इनके लिए बच्चों सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है हम, तो लिमिट जहाँ से जहाँ तक जितने टाइम इंटरवल का निकालना है T1 to T2 x, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन अपॉन T1 to T2 dt। ये बात आप याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें, जिसका चाहो उसका औसत निकाल सकते हो बच्चों। तो अब हम यहाँ पर औसत निकालना चाह रहे हैं हाफ साइकिल में, तो हमारी लिमिट बच्चों क्या रहेगी? 0 से लेकर T/2 तक, इतने इंटरवल का ही तो निकालना है हम, 0 to T/2। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर हम तो T/2 से 3T/4 का निकालेंगे, तो इसका निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं भाई, जहाँ का निकालना है आपको टाइम इंटरवल वहीं से वहीं तक का लगाएंगे। तो सुविधा हमें इसमें है 0 से T/2 तक लगा दें, बात वही आएगी। तो बच्चों यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं निकाल रहा हूँ I का औसत, यानी I बार, ठीक है, यानी माध्यमान। तो क्या करूँ? सबसे पहले इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट T1 to T2, यानी मैं लूँगा 0, T1 हमारा 0 हो गया, T2 हो गया T/2, यानी 0 to T/2। ओके बच्चों, I, अब यहाँ x क्या है, हम किसका निकालना है बच्चों? धारा का। अब हमारी जो क्वांटिटी x थी, फिजिकल क्वांटिटी x, वो हमारी अब करंट हो गई, क्योंकि हम करंट का निकालना है। तो यहाँ I रखेंगे और dt अपॉन 0 to T/2, लिमिट नीचे भी वही रहेगी dt। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। तो बच्चों अब कोई ये कहे कि हम यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे, ले लीजिए बच्चों, कोई फ़र्क नहीं, T/2 to 3T/4, डिफरेंस जब करेंगे तो T/2 ही आएगा। 3T/4 में से
t/2 घटाएंगे बच्चों तब भी t/2 ही आएगा, और यहाँ इनका अंतर देखें तब भी t/2 आएगा, तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखें dt का होगा t, फिर आप लिमिट लगाएंगे 0 to t/2, तो t/2 माइनस 0 करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा t/2। उस t/2 को मैंने ऊपर पहुँचा लिया, तो क्या हो गया मेरे पास 2/t। t/2 को जब ऊपर लाऊंगा तो 2/t हो गया, और 0 to t/2, और यहाँ i की ये वैल्यू लिख दी मैंने I0 sin ओमेगा t dt। ओके बच्चों, अब देखें i मीन बराबर 2/t। I0 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ, शिखर मान तो कांस्टेंट है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो नियत है। अब साइन ओमेगा टी का मैं इंटीग्रेशन करूँ बच्चों तो कितना आएगा ज़रा बताइए, बोलें फटाफट। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही तो आएगा। और यहाँ मैं क्या कर दूँ, लिमिट 0 से लेकर t/2 रख देता हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखें एक सेकंड, यहाँ सॉल्व करते हैं तो बच्चों 2I0 अपॉन टी, और ओमेगा भी बाहर ले लेता हूँ, अंदर ये रह गया, अपर लिमिट लगाऊंगा मैं तो माइनस कॉस ओमेगा टी के स्थान पर t/2 प्लस माइनस करते हैं, और माइनस पहले से ही है कॉस 0, ये हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें बराबर, या यहाँ लिख लूँ, हाँ जगह है, बराबर 2I0, ये I बार चल रहा है बच्चों, 2I0 अपॉन, देखें t को मैं लिख सकता हूँ 2π/ओमेगा। आपको एक फॉर्मूला पता है कि t और ओमेगा में जो रिलेशन होता है 2π/ओमेगा होता है, तो 2π/ओमेगा इंटू ओमेगा। अब यहाँ देखते हैं, यही काम अंदर करते हैं, माइनस कॉस ओमेगा और अपॉन 2, और t के स्थान पर 2π/ओमेगा, ठीक है बच्चों, प्लस cos 0 की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं 1 होती है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें I बार बराबर कितना चल रहा है बच्चों, देखें यहाँ ओमेगा से कटा ओमेगा, 2 से कटा 2, और देखें I0/पाई, ठीक है, और यहाँ देखें ओमेगा से कटा ओमेगा, 2 से कटा 2, कॉस पाई रह गया, और कॉस पाई का मान होता है बच्चों -1, और माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो गया, यानी 1 + 1, ये तो ये आ गया 2I0/पाई। बच्चों यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक जगह बना लेता हूँ, तो बच्चों I औसत कितना आ गया 2I0/पाई। ये इस अर्ध चक्कर में आया बच्चों। अब यहाँ t/2 से 3t/4 का आप निकालते तो इतनी ही वैल्यू आती, लेकिन ये माइनस पल्स है, माइनस आया था बच्चों, -2I0/पाई। तो दोनों को जोड़ोगे तो पूरे साइकिल में तो शून्य आनी ही थी, अभी बताई थी मैंने, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लें, ये धारा का औसत मान आ गया, तो आप इसको हल कर सकते हैं। हाँ, एक काम और कर देते हैं कि अगर हम पाई का भाग करें 2 में, यानी पाई का मान रख दूँ मैं 3.14, और 3.14 का भाग 2 में दूँ बच्चों तो 0.637I0 ये आ जाएगा। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो। ऐसे ही बच्चों प्रत्यावर्ती विभव के औसत मान पूछे जाएं तो वो भी इतने ही आएंगे, वहाँ V हो जाएगा V0, ठीक है ना। तो एक साइकिल में बच्चों धारा का औसत मान उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% होता है। इतना ही तो परसेंट, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में परसेंट में बदलूं तो यानी इतना जो मान है, जैसे सपोज 10 है, I0 कितना है 10, तो उस धारा का औसत मान कितना होगा बच्चों 10 का 63.7% यानी 6.37 होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलूँगा बच्चों में।
तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बच्चों ये पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है, उसको अगर हम ग्राफ में व्यक्त करें तो उसका ग्राफ किस तरीके का आता है, ठीक है ना, और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, उसका औसत मान क्या है एक अर्ध चक्र में। हाँ बच्चों एक बात और, आप आगे नंबर 2 में लिखेंगे पूर्ण चक्र के लिए, तो आप उसमें लिखेंगे कि दूसरे अर्ध चक्र का औसत मान आई बार बराबर -0.637 आई नॉट, अतः पूर्ण चक्र का औसत मान 0 होता है। ये आप अपने आप कर लेंगे। ये नंबर 1 इन हाफ साइकिल डाला है मैंने, नंबर 2 में इन अ कंप्लीट साइकिल, ध्यान रहेगा। कैसे जोड़ेंगे, यानी प्रथम अर्ध चक्र के लिए कितना 0.637 आई नॉट है, और लिखेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में 0.637 आई नॉट होगा, लेकिन नेगेटिव, इसलिए पूरे चक्र में औसत निकालोगे तो 0 होगा। तो ये बात आप लिख लोगे। अब बच्चों मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि अभी मैंने ये ग्राफ बनाया बच्चों, ये मैंने ये कहा था कि प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से बदलती रहती है, लेकिन अब एक बात और बता दूं कि ये न समझें कि ये जो ग्राफ बनाया है यही केवल प्रत्यावर्ती धारा का होगा बच्चों, या प्रत्यावर्ती विभव का होगा, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का ऐसा ही होगा, ये जरूर नहीं है बच्चों। आवर्ती रूप से मान और दिशा बदलते रहने चाहिए, शेप चाहे कैसी भी आए। आप ये न सोचें कि प्रत्यावर्ती धारा केवल वही होती है जिसका ग्राफ ऐसा होता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बच्चों। मूल कॉन्सेप्ट पे जाइए। मूल कॉन्सेप्ट क्या, कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों एक निश्चित आवर्तकाल के साथ बदलते हैं, आवर्ती रूप से बदलते हैं, यही तो बात बताई है। तो देखें अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बना दूं तो बच्चों यहाँ भी तो धारा बदल रही है, देखो यहाँ तक एक दिशा में, यहाँ तक दूसरी दिशा में, तो ये भी प्रत्यावर्ती धारा है, बस वेव का फॉर्म बदल गया, ठीक है ना, समझें। ये साइन कर्व है तो ये साइनोसोडियल वेव थी, ये अलग टाइप की हो गई, ये स्क्वायर में भी हो सकता है कि जैसे देखें इस तरीके से, ये भी प्रत्यावर्ती धारा होगी, ये भी प्रत्यावर्ती धारा है। और बनाओ, इधर बना देता हूँ। प्रत्यावर्ती धारा है मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती धारा के वक्र ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी बना लो बच्चों, आवर्ती रूप से बदलने चाहिए। ये हो सकता है इस तरीके से, इसे आरी के जो दांत होते हैं मैंने ऐसे बना दिया, ये भी निश्चित आवर्त से बदल रहे हैं। इक्वेशन इनकी बदल जाएंगी बच्चों। इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो उसकी शेप ये आएगी। ये भी सब प्रत्यावर्ती ही हैं, प्रत्यावर्ती विभव हैं या प्रत्यावर्ती वोल्टेज हैं, प्रत्यावर्ती करंट हैं, लेकिन इन सब की इक्वेशंस अलग अलग होंगी। तो ये केवल मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया है, इन शेप्स को आपको अभी पढ़ना नहीं है। मैंने केवल ये गलतफहमी दूर की है बच्चों कि आप सिर्फ ये न सोच लें कि बात को रट लें इतनी ही कि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तब है जब उसका फंक्शन ऐसा है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने औसत मान पढ़ा। अब बच्चों एक मान और पढ़ना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वो क्या होता है उसकी चर्चा कल करेंगे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इस टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का लेक्चर देखना न भूलें। कल प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को पढ़ेंगे बच्चों। मैं लिख दूं या कल ही लिखूं, आज ही लिख देता हूं, कल क्या पढ़ेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। आज औसत मान पढ़ा, कल ये पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको कह देते हैं RMS वैल्यू। कल करेंगे बच्चों इसकी चर्चा, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है जिससे आपको थोड़ा बेसब्री रहे कि हमें ये पढ़ना है। ओके बच्चों, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।